कैबिनेट की बैठक में जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई है, सबसे पहले कैबिनेट की बैठक में सर्वप्रथम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, उनके निधन पर मंत्रिमंडल ने गहरा शोक व्यक्त किया है और सभी सदस्यों ने 2 मिनट मौन रख करके दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। आज की कैबिनेट में कुल 31 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 30 एजेंडे पास हुए हैं। एक एजेंडे को डेफर किया गया है और उसमें कुछ सुधारों की जरूरत थी। सबसे पहला जो हमारा एजेंडे में विषय था कि सेना और सीआरपीएफ के शहीद परिवारों की अनुग्रह राशि वो 50 लाख रुपए से, सबसे पहला जो हमारा एजेंडे में विषय था कि सेना और सीआरपीएफ के शहीद परिवारों की अनुग्रह राशि वो 50 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए करने की वो स्वीकृति उसमें की गई है, क्योंकि पिछले दिनों इस बात की अनाउंसमेंट हो गई थी। आज वो कैबिनेट के सामने आया है और उसको पास किया गया है। और जो 2024-25 के बजट भाषणों में शहीदों को, उनके बलिदानों को जो मान्यता देते हुए जो अनुग्रह राशि की जो मैंने चर्चा की है, उसको बढ़ाने का निर्णय इसमें किया गया है। और दूसरा एजेंडा जो हमारा था, दूसरे एजेंडे में हमने जो हिंदी आंदोलन के 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए जो मासिक पेंशन थी वो 15,000 रुपये थी, उसको बढ़ा करके 20,000 रुपये करने का निर्णय किया है। ये भी मंत्रिमंडल के अंदर आज चर्चा होकर के उसको पास किया गया है। और तीसरा विषय जो शहीदों के आश्रितों के लिए सहायता का विषय था। हरियाणा के जो शहीद सब इंस्पेक्टर श्री जय भगवान की पत्नी कमलेश शर्मा को, क्योंकि जो शहीद हुए हैं, क्योंकि एक्ट में भी प्रावधान है कि उसको गांव, अगर उसके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, मकान के लिए जमीन नहीं है, तो गांव उसको जमीन दे सकता है श्यामलात भूमि से। ऐसा 100 गज का प्लाट जो कमलेश शर्मा है, उसको श्यामलात भूमि से 200 गज का एक प्लॉट देने का निर्णय वो किया गया है। यह बल्लभगढ़ ब्लॉक के हरिपुरा के हीरापुर के निवासी हैं। वो 12 दिसंबर 1995 को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। दयालु योजना में भी हमने कुछ बदलाव किया है, जिसमें मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को चलाने के लिए एसओपी को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अन्य केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का प्रीमियम हरियाणा सरकार देती थी। अब राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि प्रति वर्ष प्रति पात्र परिवार, जो पात्र परिवार है, 1,000 रुपये दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना
जो दयालु योजना है में हस्तांतरित किए जाएंगे। ऐसे पात्र परिवारों की वार्षिक आय उनकी 1,80,000 रुपए तक होनी चाहिए। ऐसे परिवारों को इस योजना के तहत रखा गया। इनका उद्देश्य राज्य में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित पात्र परिवारों को जीवन, दुर्घटना बीमा और पेंशन लाभ सहित वित्तीय सहायता तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अंदर भी हमने थोड़ा ये बदलाव किया है। हमने ईडीसी प्रणाली में भी बदलाव किया है। जो बाह्य विकास शुल्क है ईडीसी की गणना के लिए इंडेक्स मैकेनिज्म के संशोधन को मंजूरी दी है। 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक ईडीसी में 20% की ये बढ़ोतरी की है और 1 जनवरी 2026 से ईडीसी दरों में हर वर्ष ऑटोमेटिक वो 10% की वृद्धि होगी। इंडेक्सेशन नीति वर्ष 2015 के लिए ईडीसी दरों पर आधारित थी और इनमें आज तक कोई वृद्धि नहीं की थी। पीछे वृद्धि काफी समय से नहीं, हर साल इसके अंदर वृद्धि होती थी। लगभग 5 साल इसको हुए, इसमें कोई वृद्धि नहीं, उसी आधार के ऊपर वो चल रहा था। आर्थिक जोन से विकास हमने जो नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा पटौदी, हेली मंडी और फर्रुखनगर जिला गुरुग्राम में लो पोटेंशियल जोन को मीडियम पोटेंशियल जोन में मंजूरी को भी दी है, क्योंकि पिछले दिनों ये सीएम अनाउंसमेंट थी, उसके अंदर हमने आज इस मंत्रिमंडल की बैठक में उसको मंजूरी दी है। इससे हरियाणा सरकार लाइसेंस शुल्क और बाहरी विकास शुल्क, ईडीसी, रूपांतरण शुल्क आदि की दरों में डेवलपर से अधिक राजस्व प्राप्ति करने के सक्षम होंगी, जिससे उस क्षेत्र के विकास कार्यों को गति से बढ़ाया जाएगा। बैठक में एक हमारा जो विषय था कि बैठक में हरियाणा लॉजिस्टिक वेयर हाउस और रिटेल नीति 2019 के विस्तार को भी स्वीकृति प्रदान की गई है और ये विस्तार तब तक किया गया जब तक हमारी नई पॉलिसी, जो पॉलिसी बन रही है, जब तक वो नई पॉलिसी बन करके नहीं आ जाती, जल्दी ही वो नई पॉलिसी आएगी। हमने उसको तब तक के लिए बढ़ाया, शॉर्ट टर्म के लिए उसको बढ़ाया है। निजी क्षेत्रों के निवेश के साथ साथ लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और रिटेल क्षेत्रों में पीपी निवेश को ये आकर्षित करना है। पीपी मोड के ऊपर वो बनेंगे, ऐसा आज उसको स्वीकृति दी है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो मंत्रिमंडल ने एक निर्णय ये किया है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्ती के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दी है कि उसके लिए अगर कोई ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर अप्लाई करता है तो हमने आधार को मैंडेटरी किया है कि उसका आधार कार्ड उसके अंदर लगना चाहिए। HPSC पोर्टल पर विभिन्न पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण होगा, ये हमने अनिवार्य उसके अंदर किया है। इससे जो धोखाधड़ी करने वाले उम्मीदवारों पर अंकुश लगेगा। उम्मीदवारों के डेटा की सटीकता भी सुनिश्चित होगी। साथ ही भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में जनता का विश्वास और मजबूत होगा। हमने पंचकुला जो PMDA है, महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2021 में भी संशोधन को मंजूरी दी है। हरियाणा कैपिटल पेरीफेरी एक्ट 1957 का उल्लेख अब PMDA एक्ट में किया है। इसी प्रकार कालका नगर परिषद का उल्लेख किया गया है। पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण की स्थापना PMDA अधिनियम 2021 के तहत की गई है।
जिसका उद्देश्य पंचकुला महानगर क्षेत्र में निरंतर सतत और संतुलित विकास को बढ़ावा देना है। हमने मंत्रिमंडल की बैठक में यह भी निर्णय किया है कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS प्रशासन नीति 2024 के प्रारूप को भी मंजूरी दी है। कर्मचारियों से सेवा रिकॉर्ड को HRMS में शामिल किया गया है। कर्मचारियों के सर्विस संबंधी डेटा को बनाए रखने तथा उससे उनके हित में निर्णय लेने के लिए भी सभी जानकारियां एक ही जगह उपलब्ध होंगी। जो HRMS को हमने आज मंजूरी दी है, क्योंकि इस विभाग के पास ये डाटा तो था कि इतने कर्मचारी लगे हुए हैं, परंतु ये डाटा नहीं था कि जो रिटायर हो गए हैं या वो डाटा उनके पास नहीं आता था, क्योंकि अब ये जानकारी भी इसके पास आएगी और HRMS के माध्यम से ही किस विभाग में कितनी पोस्ट खाली हैं उसकी सिलेक्शन की, चाहे HPSC को भेजना है और चाहे HSSC को भेजना है, तो इसके माध्यम से उसको भेजने का काम करेंगे। आज उसको भी और आगे बढ़ाने का वो निर्णय किया गया, उसको बढ़ाने का काम किया गया है। और हमने एक और मंत्रिमंडल में जो हमारे हरियाणा के अनुबंधित कर्मचारी थे, सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करने की भी मंजूरी उसमें प्रदान की गई है। अब संशोधन में, क्योंकि उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि कैलेंडर ईयर लिखा हुआ था, उसको हम संशोधित किया है कि कैलेंडर ईयर नहीं, उसने एक साल में 240 दिन सैलरी ली हो, पेमेंट ली हो, उसके स्थान के ऊपर हमने कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के 1 वर्ष की अवधि के दौरान वो उसको शामिल किया है। यह निर्णय जो अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों के अनुरोध पर सरकार ने किया है। लगभग ये फैसले हमने लिए हैं और आज बैठक में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश व ओलावृष्टि को लेकर भी चर्चा की गई है, जिसमें फसलों के हुए नुकसान के संबंध में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। प्रारंभिक आंकलन में तोशाम, भवानीखेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद, रतिया, भट्टूकला, नारनौंद, हांसी, महेंद्रगढ़, कनीना, हथीन, बावल क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की संभावना है। सभी उपायुक्तों को इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नुकसान का आंकलन के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा। आज ये भी इसके ऊपर चर्चा हुई है और चर्चा होकर के जो पिछले दिनों बरसात हो रही थी उसको लेकर के भी पोर्टल की खोला जाएगा। आज के हमारे ये इतने विषय थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीईटी में कोई संशोधन किए हैं? जो सीईटी में हुआ है, जो तक बच्चों को लग रहा था 31 दिसंबर तक हमने हाईकोर्ट में कहा सरकार ने कि हमें सीईटी करा देंगे, सीईटी अभी तक एक बार ही हुआ है, तो क्या सीईटी में कोई संशोधन हुआ है? हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। शायद आप बता देंगे, हो गया फैसला हो गया है, बैठक में मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला हुआ है और उसको जल्दी ही, क्योंकि ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी शुरू की थी। समाज आज उससे हटा दिया है। 5 नंबर वो नहीं देंगे क्योंकि माननीय कोर्ट ने कहा है। और संशोधन के अनुसार यह नीति पुलिस सेवा, कारगर और गृह रक्षक आदि के पदों सहित ग्रुप सी पदों पर भी सीधी भर्ती के लिए लागू होगी, जिसमें शिक्षण पद, भूतपूर्व अग्निवीर और ग्रुप डी के पद शामिल नहीं होंगे।
जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी अधिनियम 2018 के तहत मैट्रिकुलेशन से कम है। और इसका जल्दी ही हमने उसको आज इसके अंदर लेकर के आए हैं और जल्दी ही इसका इसमें कोई 4 गुना था, पहले बच्चों को कराना, उसको 10 गुना करना था या 8 गुना। हाँ, उसको भी हमने लेकर के निर्णय किया है कि जो पहले ये 4 गुना बुलाते थे, अब उसको 10 गुना बुलाएंगे। ये हाँ, ये भी निर्णय किया है। ये निर्णय भी उसके अंदर किया गया सीईटी के अंदर, जो इंटरव्यूज के लिए हम 4 गुना बच्चों को बुलाते थे अब पेपर के लिए, अब 10 गुना बच्चों को उसके अंदर बुलाएंगे और जल्दी ही सीईटी का परीक्षा भी होगी। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में कोई बदलाव हुआ है? वो मैंने बता दिया आपको, वो डिफर किया हरियाणा कौशल रोजगार नहीं, उसको डेफर किया, एक को डेफर किया ना, मैंने बताया भी 30 इसके अंदर हमने एक को डेफर किया। वो उसके अंदर कुछ और अमेंडमेंट की जरूरत थी, प्रेस नोट भेजा है। हाँ, उसके अंदर हमने उसको डेफर किया है। मुख्यमंत्री जी, आपने बताया कि जो नुकसान हुआ है बारिश और ओलावृष्टि से, उसकी डेडलाइन भी रखी गई है कि कब तक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे? वो जिस दिन इसका ये हमारा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलेगा तो उसकी डेट भी आ जाएगी। अभी हमने खोलने के आदेश दिए हैं। ये अभी क्योंकि आज मंत्रिमंडल ने शोक जताया है, अभी क्योंकि शोक प्रस्ताव वैसे 7 दिन का शोक है। अभी हरियाणा में तो कोई ऐसी योजना या उनके जो प्रधानमंत्री तो पूरे देश के रही है, तो हरियाणा में तो कोई ऐसी कुछ उनके नाम पे या कोई और नामकरण करना, कुछ किसी प्रोजेक्ट का, किसी भवन का, ऐसा तो कोई विचार नहीं किया है? वो आपको बताएंगे बाद में, अगर कुछ करना होगा तो। नहीं, आपकी जिज्ञासा है, आपको बताएंगे बाद में। मुख्यमंत्री जी, शिक्षा विभाग के अंदर जिस तरीके से जो आरोही मॉडल स्कूल के कर्मचारी हैं, उनको बीते 3 महीनों से वेतन जो है वो नहीं मिला है, उसको लेकर वो लगातार पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई जो है वो नहीं हो रही। नहीं, वो देखिए, ऐसा कहीं उसके ऊपर अगर उनका कोई ऐसा समस्या है, वो अधिकारियों को बोल करके उसको पूरा करवाएंगे। थैंक यू। एक तो मुख्यमंत्री जी 16 नवंबर 2024 को जो आपने कैशलेस किया था ना पत्रकार वाला, वो अभी तक मिले नहीं कार्ड।